Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is 24 March and day is Thursday. कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये अगेन आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे, उसके अंदर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ वगैरह जो मैं शेयर करता हूँ वो मिल जाती है. तो ये चीज़ है. दूसरी बात की जैसे मैं द इकोनॉमिक टाइम्स कवर करता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे और कोई भी कवर नहीं करता. इसी तरीके से अगर आपको द मिंट जो पेपर आता है उसका एनालिसिस चाहिए तो इसी तरीके से एक चैनल है, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर वो इकलौता चैनल एक तरीके से जो मिंट का एनालिसिस कवर करता है इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो उसके लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. फ्यूचर्स ऑफशोर बॉन्ड, मैं एक बार जूम कर देता हूँ यहाँ पर. फ्यूचर्स ऑफशोर बॉन्ड होल्डर्स गेट रिकवरी इंश्योरेंस अश्योरेंस. तो बेसिकली फ्यूचर यहाँ पर फ्यूचर रिटेल वाली जो कंपनी है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर अमेजोन और रिलायंस से रिलेटेड एक केस चल रहा है, लीगल केस. इससे रिलेटेड हमने पहले बात की है कि इसके मतलब बेसिकली इसकी ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है. और अगर आपको नहीं पता तो ये कंपनी बिग बाजार जो चेन है पूरी रिटेल स्टोर्स की, उनकी ओनर है. मतलब उसकी जो लीगल नेम्स में कंपनी है वो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है. अब इसके क्या है, इसके जो ऑफशोर बॉन्ड होल्डर्स हैं, यानी कि इन्होंने कभी अपने लाइफ टाइम में कभी बाहर बॉन्ड इशू किए होंगे, मतलब किसी यूएस कंपनी में, किसी यूएस कंट्री में या ऐसे किसी कंट्री में, तो वहाँ के जो बॉन्ड होल्डर्स हैं इनके, उनको रिकवरी का अश्योरेंस मिलता है. क्योंकि ये कंपनी अब एक तरीके से बैंकरप्सी के अंदर जा रही है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी लोन्स होंगे वो इसको रिकवर कराने पड़ेंगे, यानी वापस देने पड़ेंगे. तो उनको जो है रिकवरी कैसे मिलेगी, उनके असेट्स से मिलेगी, क्योंकि इनके पास कैश बैलेंस नहीं बचा है. इनके असेट्स जितने भी सेल होते जाएंगे या कंपनी की जो भी वैल्यूएशन लगेगी जिस पे रिलायंस या फिर फ्यूचर या फिर आप कह सकते हैं कि अमेजोन जैसी कोई कंपनी खरीदती है, तो उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो. अब यहाँ पर इसमें होता क्या है कि जो आपके बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत सारी वेराइटी के होते हैं. बॉन्ड्स के अंदर दो वेराइटी होती है मेनली. पहला होता है सिक्योर्ड बॉन्ड और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड. अगर हम सिक्योर्ड बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिक्योर्ड बॉन्ड के अंदर भी एक और कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी. मतलब बेसिकली दो कैटेगरीज होती है, बट यहाँ पर एक की बात करें तो यहाँ पर जो दो कैटेगरीज होती है वो होता है कवर्ड बॉन्ड्स और सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स. ये मैंने विंट वेल्थ का पेज ओपन किया हुआ है और ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट लगती है मुझे. तो यहाँ पर बेसिकली जो सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड है इनकी बात कर रहे हैं न्यूज़ के अंदर. इसके अंदर बोला ये गया है कि जो फॉरेन से लोगों ने होल्ड कर रखे हैं बॉन्ड्स, उनकी ज़्यादातर के सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं. अब यहाँ पर गलती ये होती है कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों ने सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स को एक सिक्योर्ड बॉन्ड्स की तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसकी वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. बट सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स इज डिफरेंट. इसका मीनिंग होता है कि इसके अंदर एक प्रायोरिटी बेसिस पे आपको सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपका पैसा मिल जाता है. मतलब अगर आपका कोई भी आपका क्लेम है, अगर आपको वो चाहिए तो वो आपको सिक्योर्ड बॉन्ड्स जो होंगे, जिन्होंने सिक्योर्ड बॉन्ड्स ले रखे होंगे, उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी पे मिल रहा होता है. और आपके लिए कंपनी ने कोलेटरल में एक चीज़ रखी होती है. आपके लिए मतलब आपका जो बॉन्ड चल रहा है उससे उसके लिए कंपनी ने कोलेटरल में एक चीज़ भी रखी होती है, कुछ ना कुछ. तो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है इस लोन का. तो यहाँ पे बोला गया है कि सिंस ये पहले सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स थे तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास इतने भी असेट्स ना बचे कि हम इनको नहीं रीपे कर पाएंगे. तो जो इनके 500 मिलियन के सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स बचे हैं, यहाँ पर उनको एक फॉर्मल कम्युनिकेशन गया है कंपनी की तरफ से कि हाँ, इनको कोई भी डिफॉल्ट की दिक्कत नहीं आने देंगे और इनका पूरा पैसा हम रिकवर करवा देंगे. तो इस तरीके से ये अश्योर करते हुए, यहाँ पर अगर आपको हेडलाइन समझ में आएगी, अश्योर करते हुए ये कम्युनिकेशन गया था. इससे रिलेटेड पूरी न्यूज़ है. इसके अंदर देखिएगा आपको मोस्ट इंडियन लेंडर्स आर ऑल्सो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो यहाँ पर सेकंड डिग्री वाले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं कि इंडियन जो क्रेडिटर्स हैं वो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही हैं. वो भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कोई मतलब उनको डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज़्यादा है. तो इस तरीके से पूरी न्यूज़ है. अब हम आगे चलते हैं. तो अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी न्यूज़ है. इसके अंदर क्या है, एक्सपोर्ट का डेटा रिलीज कर दिया है अपनी मिनिस्ट्री ने, और ये 21 मार्च तक का डेटा है. तो इसके अंदर बोला गया 21 मार्च तक हमने 400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स कॉन्कर कर लिए, 400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स को अचीव कर लिया एक तरीके से. और अगर आपको पता हो तो मल्टीपल टाइम्स की बहुत सारी ऐसे प्रिडिक्शन या ऐसी न्यूज़ आई थी कि हम 400 बिलियन को टच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. और पीयूष गोयल अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वो इस बात के लिए ऑप्टिमिस्टिक थे कि हाँ, हम अचीव कर पाएंगे. मैंने भी अपनी वन ऑफ द वीडियोस में बोला था कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगेन वो न्यूज़ में था कि नहीं कर पाएंगे. ऐसा मूडीज कैपिटल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला था. तो इस तरीके से आपकी काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी, और अब ये सिंस डेटा रिलीज हो ही गया है तो अब हम ऑब्वियसली बात मान सकते हैं कि हो जाएगा, ये हो चुका है अचीव. तो यहाँ पर मैंने लिखा भी अचीवमेंट फॉर इंडिया. अब इसके अंदर 400 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट अचीव हो चुका है. अगर आप कंपेयर करें पिछले फाइनेंशियल ईयर से
तो पहली बात तो ये सिर्फ मार्च 21 तक का डेटा है, तो ऑलमोस्ट एक वीक या ऑलमोस्ट 10 डेज तक के एक्सपोर्ट्स इसमें और बचे हैं। बट उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखेगा कि इससे पहले वाले साल में तो बहुत ही कम था, बट इससे पहले जो सबसे हाई था वो 330 बिलियन पर था। तो बेसिकली काफ़ी एक बड़ा जंप आया है प्रीवियस ऑल टाइम हाई से। तो ये आपको दिखेगा प्रधानमंत्री ने सॉरी अपने ट्वीट में भी लिखा कि इट्स अ की माइलस्टोन और लोकल गोज ग्लोबल, ये करके उन्होंने ट्वीट किया। अब इसके अलावा जो मेजर एक और इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है कि यहाँ पर कैसे हम गुड्स या कौन सी टाइप की कमोडिटीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है अगर आपको ऐसे याद रखना है, कहीं पे कोट करना है इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो गुड्स एक्सपोर्ट किए उसके साथ साथ जिस जिस कंपनी को मेजरली एक्सपोर्ट किए हैं वो वाली गुड्स वो सब भी बता रखा है। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स यूएसए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूएई और इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन हो सकता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। हम तो पेट्रोलियम खुद इंपोर्ट करते हैं इन सब। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि हम जो पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं वो होता है क्रूड ऑयल की फॉर्म में। वो क्या होता है, क्रूड ऑयल की फॉर्म में होता है। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल आता है उसका अगर आपने कोई कभी साइंस में पढ़ा छोटी क्लासेस में, तो एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है इसके बाद आपका जाके क्रूड ऑयल ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो वो यहाँ पर प्रोसेस होती है, उसके बाद हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस तरीके से जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मा, ये सब है यहाँ पर। अगर आपको इसके अलावा और भी पढ़ना है कि इंपोर्ट क्या करते हैं और एक्सपोर्ट और टॉप 10 आइटम्स क्या हैं, तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा। यहाँ पर आपको दिखेगा कि नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स कितने थे और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स कितने हैं। इसके अलावा जो इंपोर्ट्स थे वो सेम नॉन पेट्रोलियम कितने थे और पेट्रोलियम वाले कितने थे। और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा इसके बावजूद, मतलब इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करने के बावजूद भी हम डेफिसिट के अंदर चल रहे हैं। तो ये भी काफ़ी एक मतलब साइन देने वाली बात है। बट जो भी था, तो ट्रेड डेफिसिट हमारा इस पूरे साल, ऑलमोस्ट पूरे साल का 176 बिलियन पर है। तो आई होप आपको क्लियर होगा बाकी सब। आगे चले तो स्टेट्स टोल्ड नॉट टू इन्वोक डिजास्टर लॉ फॉर कोविड। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि स्टेट्स मतलब जो एक तो आपका सेंटर होता है, एक दूसरे आपकी स्टेट्स जो होती है, स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है यहाँ पर कि अभी डिजास्टर लॉ फॉर कोविड जो था, जो भी आप प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे और अपनी पूरी स्टेट्स में करवा रहे थे, तो उसको बंद अभी नहीं करना चाहिए। अभी मतलब इतना ज़्यादा खुला भी नहीं ये करना चाहिए। हालांकि हमने सारी एक्टिविटीज़ को ओपन कर दिया है जो भी आपकी सोशल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, बट फिर भी आपको टेस्टिंग वगैरह पूरी मेंटेनिंग या जो भी अगर होता है किसी को केस तो उसको ट्रीटमेंट करना वो सब अभी कर देना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर बोला गया। अब आगे चलते इसके अंदर टू फॉलो टेस्टिंग, ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन एंड अडहेयर टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सच एज यूज ऑफ मास्क and maintaining social distancing even as they fully resume economic and social activities। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ को रेफर कर रहे हैं जो स्कूल और कॉलेज वगैरह इसने गवर्नमेंट ने ओपन की, और इकोनॉमिक तो बिजनेस को होता ही। तो आगे चले तो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण हैज एडवाइज्ड द स्टेट्स टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का मीनिंग होता है कि जो आपका जितने टेस्ट हो रहे हैं उसके अगेंस्ट कितना आपका पॉजिटिव रेट निकल के आ रहा है। तो ये मतलब कितने लोग एक्चुअली इन्फेक्ट हो रहे हैं कोविड से, ये सब निकल के आता है, तो वो इसका रेट होता है। अब इसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद रखनी है तो आप ये याद रख सकते हैं, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी आपके राजेश भूषण, तो ये आपको हो सकता है कहीं पे काम आ जाए यहाँ पर। और अगेन जो ये वाला आर्टिकल था मैं इसका लिंक यहाँ पर नीचे दे दूंगा। अब हम फर्स्ट मतलब जो पेपर होता है, पेज होता है, इस पर हमारी सारी कवर हो गई, तो हम आगे चलते हैं। तो अभी हमें पहली न्यूज़ ये है कि एफपीआई जो थे, एफपीआई का मैंने काफ़ी टाइम से बताया मीनिंग और इसका क्या आपका कॉन्टेक्स्ट चल रहा है न्यूज़ के अंदर। तो एफपीआई का मीनिंग होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इसके अंदर काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ आ रही है बार बार रिपीटेडली कि ये लोग अपने जो भी शेयर होल्डिंग, इक्विटी होल्डिंग है इंडिया की, वो सेल कर रहे हैं। इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, जिसके अंदर मतलब ऑब्वियसली बात है यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा रीज़न है। सेकेंड है कि वहाँ पर यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में आपका उन्होंने बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट जो था, तो वो लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पर इस तरीके का काम कर रहे हैं। बट जो मेजर यहाँ पर फैक्टर्स हैं, जो मेजर बोलने वाली बात है, वो अभी भी अननोन है। अभी भी ऐसा कोई पर्टिकुलरली डिकोड करके किसी ने नहीं बताया कि क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर चल रहे हैं जिसकी वजह से एफपीआई लगभग पिछले 6-7 महीने से लगातार सेलिंग प्रेशर पे जा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर डेटा देखना है तो डेटा देख सकते हैं, 2021 से आपको यहाँ पर डेटा दिया हुआ है और मतलब एक मंथ के 2 डिविजन्स करके डेटा बनाया हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कितने टाइम से सेलिंग प्रेशर ही चल रहा है, जितना जीरो के नीचे होता है उतना मतलब है सेलिंग प्रेशर। और ये तो सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विस का मतलब है जो भी बैंकिंग, एनबीएफसी और इंश्योरेंस, ये 3 टाइप के स्टॉक्स जो होते हैं इनकी बात यहाँ पर करी जा रही है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। तो इसके अंदर बोला गया है एफपीआईएल इंडियन फाइनेंस स्टॉक्स। तो अगेन फाइनेंस स्टॉक्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, बैंकिंग, एनबीएफसी स्टॉक और इंश्योरेंस स्टॉक की बात करें, मतलब जो इन वाली कंपनीज है इनके स्टॉक्स हैं। टू मीट रिडेम्पशन प्रेशर, रिडेम्पशन का मीनिंग होता है सेलिंग प्रेशर। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग फॉर नियरली 45% ऑफ द टोटल आउटफ्लो, यानी कि आज तक का जितना भी इनका आउटफ्लो रहा है उसके अंदर से टोटल जो आउटफ्लो था वो उसका मतलब बेसिकली 45% से फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर है, जो आपको बाहर से आउटफ्लो रहा है। तो ये भी एक बड़ी कंसर्न की बात है। इसके अंदर देखें तो आगे एफपीआई सेल इंडियन फाइनेंस स्टॉक्स टू मीट इंडियन रिडेम्पशन प्रेशर। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था। ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु कंस्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द इंडियाज टोटल मार्केट कैप। तो ये भी काफी अच्छा डेटा है कि इंडिया की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 1/5 बाहर के इन्वेस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सोल्ड इंडियन इक्विटीज वर्थ 8.4 बिलियन 64,000 करोड़ रुपीज बिटवीन February 15 एंड March 15, 2022। तो पिछले लगभग एक महीने में आपको ये सामने देखने को सामने आ ही रहा होगा बेसिकली कि हमने 8.4 बिलियन का ये इक्विटी होल्डिंग लॉस्ट कर दिया इसके वजह से। बाकी इसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ये सब बता रखा है न्यूज़ के अंदर, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा रेलिवेंट यहाँ पर नहीं रहेगा। एक मेन फिगर जो 8.4 बिलियन की थी वो यहाँ पर याद रहेगी तो अच्छा रहेगा आपको। TCS 18,000 करोड़ बायबैक ऑफर सब्सक्राइब 7.5 टाइम्स। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर TCS मतलब अच्छी न्यूज़ नहीं है, इससे अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो वो काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके अंदर बोला है कि TCS जो है एक आप सभी को पता है कंपनी है, इसका जो बायबैक होता है। अब बायबैक क्या होता है ये मेन कॉन्सेप्ट था जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा था। तो बायबैक का मीनिंग होता है कि जैसे एक तो होता है आपका आईपीओ को इशू करना। आईपीओ को इशू करने का मीनिंग होता है कि जब आपकी कंपनी अपने नए शेयर्स को पहली बार मार्केट में उतारती है। तो नए शेयर्स को जब पहली बार कंपनी मार्केट में उतारती है तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो इक्विटी होल्डिंग है वो डिस्टर्ब हो गई, यानी कि वो चाहती है कि ज़्यादा इक्विटी को खुद होल्ड करे इस तरीके से। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि वो कई बार बायबैक करती है, यानी कि अपने शेयर्स को वापस लेती है। तो उससे होता ये है कि यहाँ पर उसकी जो खुद की इक्विटी होल्डिंग होती है अपनी कंपनी के अंदर वो बढ़ जाती है। तो ये करने के लिए कई बार कंपनीज अपना बायबैक करती है इसको। और अगर हम टीसीएस की बात करें तो वो लगातार 4th बार बायबैक कर रही है। ऐसा नहीं हो कि उन्होंने लेटेस्ट टाइम्स में ही किया है, लेटेस्ट टाइम में तो ऑब्वियसली बात है नहीं किया है, थोड़े टाइम पहले किया था और अब वापस से इन्होंने कर दिया। इसके अंदर एक इंसेंटिव देना पड़ता है कंपनीज को, जिसमें वो अपना स्टॉक प्राइस थोड़ा गिरा देते हैं। स्टॉक प्राइस गिराने का मीनिंग होता है कि मतलब जैसे जिनका जितना स्टॉक प्राइस चल रहा होता है उसे थोड़ा सा ऊपर जाके अपना ये बायबैक रखते हैं। क्योंकि अगर वो ऊपर जाके नहीं रखेंगे, जैसे अगर 1000 का स्टॉक चल रहा है तो कंपनी हो सकता है 1100 पे आपको अपना स्टॉक दे रही हो। तो बेसिकली ये होता है इसलिए ताकि लोग बाय करें, नहीं तो कोई बाय नहीं करेगा, वो मार्केट में जाके सेल करने लग जाएंगे। इस तरीके से होता है यहाँ पर। अब डीसीएस का 18,000 करोड़ का बायबैक था और ये 7.5 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, यानी कि मतलब सर इसमें सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रॉपर एक मेल जाता है। अगर वो मेल में अप्रूवल करते हैं कि हाँ हम सेल करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से रहता है। आगे चले तो द बायबैक ऑफर प्राइस ऑफ 4500 was 21% above the current stock price. Shares of TCS closed at 3712.40 on Wednesday. तो ये मैंने आपको बताया कि 4500 क्लोजिंग प्राइस रहता है, मतलब 4500 था वो एक्सेस में था 3712.40 रुपीज से, जो कि इनका क्लोजिंग प्राइस था वेडनेसडे को। तो इससे वो लगभग 21% ज़्यादा दे रहे हैं, तब जाके इतने 7.5 इन्वेस्टर्स 7.5 टाइम्स इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर। अब होता क्या है कि कंपनी अगर बायबैक कर लेती है तो वो जनरली क्या करती है, वो अपने उसको रीइशू या जो भी वो शेयर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय करने का मीनिंग यहाँ पर बहुत सिंपल है। डिस्ट्रॉय करने का मीनिंग होता है कि मतलब वो किसी को सेल नहीं करेगी ना, आपका भी उसका कोई एफपीओ निकालेगी इस तरीके से। तो आई होप आपको पूरा क्लियर। तो ये न्यूज़ आपकी एचडीएफसी रिटेल होम लोन अप्रूवल से रिलेटेड। इसके अंदर बोला गया है कि जो एचडीएफसी कंपनी है उन्होंने जो अपने होम लोन्स थे उनका अप्रूवल बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ा दिया है। अगर हम बात करें तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगेन मतलब 21 मार्च तक का ये ऑलमोस्ट डेट है, जिसके अंदर 2 लाख करोड़ रुपीज़ के इन्होंने होम लोन सैंक्शन कर दिए, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और इन्होंने अगर मतलब बड़ी कितनी बात है, अगर आपको ये कंपेयर करना है, लास्ट ईयर जब इनका ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा हाई था वो 1.55 लाख करोड़ रुपीज़ पर था। तो एक तरीके से 33% का यहाँ पर ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखेगा कि
मतलब इतने ज़्यादा लोन देने का मतलब काफ़ी सारे रीजंस होते हैं उसकी वजह से। तो वो रीजंस, पहला है लो इंटरेस्ट रेट। तो मतलब इन्होंने अपने एंड से जो इंटरेस्ट रेट रखे हैं वो लो रखे हैं लोअर कंपेरिजन में। और दूसरा है रीजन आपको दिखेगा यहाँ पर स्टेबल प्राइसेस। तो यहाँ पर स्टेबल प्राइसेस की बेसिकली बात कर रहे हैं स्टेबल प्रॉपर्टी प्राइसेस के बारे में। तो यहाँ पर सिंस काफ़ी सारी सिक्योरिटीज वोलाटाइल है, तो उसके कंपैरिजन में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत स्टेबल चल रहे हैं। गवर्नमेंट ट्रस्ट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग बूस्ट डिमांड। तो बेसिकली गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा वो है कि हाउसिंग डिमांड बढ़ जाए और सबके पास अपना घर हो गया। ये सब गवर्नमेंट की भी एक्सपेक्टेशन है, तो उसको भी फुलफिल करते हुए गवर्नमेंट भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही हो, बट वो सब अभी ऐसा कोई डिस्क्लोज वगैरह नहीं। तो आगे देखें तो होम ओनरशिप लॉन्ग कंसिडर्ड द प्रोनाउंस्ड लेटमोटिव ऑफ, ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता यहाँ पर, मेरे ख्याल से लेटमोटिव ही होता होगा। Though the American dream is quite quickly climbing the ladder of unstated aspirations in India। तो द अमेरिकन ड्रीम जो यहाँ पे लिखा है वो काफ़ी एक बड़ी बात है। और अगर आपको 2008 का क्राइसिस पता हो तो मतलब एक तरीके से वो इसी आइडिया पे पूरा बेस था, जिसके अंदर बोला गया था कि मतलब अमेरिकन ड्रीम का बेसिकली मीनिंग होता है जिसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पर हर पर्सन का खुद का घर हो, ऐसा ड्रीम होता है अमेरिकन ड्रीम। मतलब गवर्नमेंट ही ये चीज़ प्रमोट कर रही होती है, पर इस गवर्नमेंट का इसके पीछे, गवर्नमेंट कह लो या बैंकर्स कह लो, वो ये चीज़ प्रमोट कर रहे होते हैं क्योंकि इसके पीछे इनका मेन मोटिव होता है ताकि वो मनी रेस कर सके। क्योंकि वो अगर लोन देंगे किसी, मतलब किसी भी चीज़ पे अगर वो लोन देना चाहते हैं तो वो उसके लिए अगर हाउसिंग किसी के पास हो तो हाउसिंग के लोन देना सबसे ज़्यादा बेस्ट बात होती है किसी बैंकर के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी आपके पास है। अगर वो पर्सन लोन को रीपे नहीं करता है तो आप उस हाउस को सीज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, इसकी वजह से आपका मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है अगर हाउसिंग लोन अच्छे चल रहे होते हैं। तो आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा और काफ़ी बड़ा इंक्रीज आया है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको एक डिग्रेडेशन भी देखने मिल सके HCFC के जो आपके लोन का वो होता है, जिसके अंदर आपको रिप्रूवल या कह लो कि वापस देने होते हैं पैसे, वो सब इंस्टॉलमेंट वगैरह, उसके अंदर HDFC को कुछ लॉसेस भी देखने को मिले। क्योंकि इतने ज़्यादा अगर हम लोन बढ़ा देते हैं तो होता है ये रिस्क आ जाता है कि जिन लोगों को हमने लोन दिए हैं वो पहले भी लोन के लिए मांग ही रहे होंगे, बट पहले लोगों ने लोन नहीं दिया, तो हो सकता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी में फ़र्क हो। अब आगे चले तो यहाँ पर इंडिया में क्लॉक 410 बिलियन एक्सपोर्ट्स, तो ये मैंने बता ही दिया था यहाँ पर, बट क्योंकि सिंस हमने 400 बिलियन की कर लिए तो यहाँ पर एक तरीके से हायर गोल वाला ये न्यूज़ है। इसके अंदर बोला गया है कि हम, हो सकता है कि हम 410 बिलियन के भी एक्सपोर्ट्स को क्लॉक कर लें मतलब अचीव कर लें। इसके अंदर ये बोला गया है। अब इसके अंदर जो मेन बात है, कह लो कि जो पॉइंट है इसके अंदर बोला गया है कि ये किसने बोला था, तो वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संतोष कुमार सरंगी। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अगर आपका जैसे कोई पेपर एग्जाम वगैरह 3-4 महीने बाद है तो इतने ज़्यादा जल्दी तो नहीं आता है, जैसे अगर आपका 1-2 महीने बाद है तो नहीं आएगा, बट अगर आपका अगेन 3-4 महीने बाद है तो ये पेपर में आपको ज़रूर आ सकता है कि हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कौन है। यहाँ पर बोला गया है 410 मिलियन में फिजिकल ईयर 2021-2022, तो ये हमारा पहुँच सकता है इतना, क्योंकि अभी काफ़ी सारे दिन आपके बचे हैं। और इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो मैं मैप से समझाऊंगा। एक्सपोर्टर्स हैव सॉट रिजम्पशन ऑफ शिपमेंट्स टू द CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसके अंदर बोला गया कि CIS के जो भी है CIS, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे भी। तो CIS जो था उसको हम, जो अभी ट्रेड था हमारा CIS वाली कंट्रीज के साथ, ये हम चाइना से हम वापस से रिज्यूम करेंगे। और पहले ये ब्लैक सी और स्यूज कैनाल की तरफ उससे ब्लॉक हो गया था। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको मैप समझाता हूँ। तो ये मैंने CIS की वेबसाइट पे आ गया हूँ। इसके अंदर आपको 12 मेंबर स्टेट्स दिखेंगे और ये 36 इंटरेस्टेड स्टेट्स दिखेंगे। अभी इंटरेस्टेड स्टेट्स का हमें कोई काम नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ मेंबर स्टेट से ही काम है। तो मेंबर स्टेट्स जो भी हैं आपकी, इसके अंदर बोला गया है ये जो सारी स्टेट्स है इनसे ही ट्रेड की बात चल रही है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमने जैसे आर्टिकल में देखा कि हम चाइना के थ्रू इसको ट्रेड कर रहे होंगे, बट ये समझना ज़रूरी है कि हम कहाँ से ट्रेड अब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो, अगर आई हो आपको मेरा कर्सर जरूर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये जो बीच में आपको ऑस्ट्रेलिया जैसा ये दिखता है यहाँ पर, ये जो छोटा सा ये ब्लैक सी है। तो इसके थ्रू भी आपका रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये चीज़ बंद कर दी गई थी यहाँ पे ट्रेड होना। और स्यूज कैनाल होता है ये वाला जो अफ्रीका के यहाँ पर ये बना हुआ है, तो ये होता है स्यूज कैनाल। यहाँ से भी इंडिया से जो ट्रेड जाता था इसके अंदर कंट्रीज के अंदर, वो बंद कर दिया था। तो यहाँ पर आपको मैप में तो दिखेगा बहुत सारी और भी जगह हैं जहाँ से जा सकते थे, यहाँ से जा सकता था ट्रेड या इस तरीके से जा सकता था, बट बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे अगर यहाँ से जाता तो पाकिस्तान के हमारे साथ हमारे रिलेशंस ऐसे नहीं है कि हमारा ऐसा हो सके। इस तरीके से बहुत सारी और भी फैक्टर्स होते हैं। अगर हमें कोई इंटरनेशनल परमिशन नहीं मिलती है या वो सब चीज़ें भी होती हैं तो उसकी वजह से
ये हो सकता है ना भी जा पाए, बट अब अप्रूवल मिल चुका है कि हम चाइना से इसको ले जा सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बेसिस पे इन्होंने बोला है कि 410 बिलियन के हम एक्सपोर्ट्स यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। फ्यूल प्राइसेस राइज फॉर सेकेंड डे, मतलब फ्यूल प्राइसेस बहुत टाइम से ऑब्वियसली बात है बढ़ रहे थे, बट उसके बाद थोड़े दिनों से गिरना भी स्टार्ट हो गए थे। बट अब कल और परसों ऐसा दिन आया है जो मतलब कल और परसों नहीं कहना चाहिए, परसों और कल तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि येस्टरडे वाला सेंस आ जाएगा। तो येस्टरडे और उससे पिछले वाले दिन क्या है, लगातार आपके स्टॉक प्राइसेस फ्यूल के जो है बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दिखेगा आपको स्टोक इन्फ्लेशन फियर्स, यानी कि स्टोक करना होता है मतलब ऐसी कोई मतलब जैसे आग में घी डालना टाइप्स, तो आग में घी डाल रहे हैं वो इन्फ्लेशन को बढ़ाने की एक तरीके से लीड करेगा। Oil companies would lead to hike rates by 15 to 20 rupees if average crude price rises by to 110 to 120 BBL। BBL मतलब बैरल। तो यहाँ पर अगर इतने पे पहुँच जाता है क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो इंडियन रुपीज़ में जो ऑयल कंपनी है जो आपकी पेट्रोल और डीजल वगैरह बेचती है, तो 15 टू 20 रुपीज़ का इम्पैक्ट उसमें पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। तो आपको ये आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर ये भी बोला जा रहा है काफ़ी सारी न्यूज़, अगर आप वैसे न्यूज़ सुनते हैं जो टीवी पे, तो अगर बोला जा रहा है कि अगेन अगर इन्फ्लेशन आया ऑयल प्राइसेस के अंदर, तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पे चली जाएगी। अभी तक बोला जा रहा था कि जो इंक्रीज आ रहा है उससे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, बट सिंस दोबारा इंक्रीज आ रहा है तो उससे ये अभी ग्लोबल डिमांड का हाइक समझ में आता है, और हो सकता है कि ये चीज़ स्टेबल हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म में आपके प्राइसेस इन्फ्लेटेड ही रह जाए। अब आपको दिखेगा यहाँ पर लास्ट एक दो तीन पॉइंट है इसके अंदर आगे। इन दिल्ली पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस वर अप 0.80 लीटर ईच, मतलब दोनों पेट्रोल और डीजल 0.8 यानी लगभग 1 रुपीज से लीटर बढ़े हैं ऑन वेडनेसडे, और जितने जितने में पहुंच गए हैं वो बता रखा है 97.01 और 88.27। तो आई होप ये क्लियर होगा। द क्यूमुलेटिव इंक्रीज ऑफ अबाउट 1.60 a liter in retail prices over the last 2 days is the first hike after November 2022। तो यही है कि आपको पता ही होगा नवंबर 2 के बाद ये कम्युलेटिव इंक्रीज ऑफ अबाउट 1.60, यानी कि इतना बड़ा 1.6 रुपीज़ तक का इंक्रीज आपका लगभग आने की एक्सपेक्टेशन है, और जो आपके लास्ट 2 डेज रहे हैं उसमें आ भी चुका है, तो एक ही दिन में आने की एक्सपेक्टेशन है, जो कि नवंबर 2 से पहले कभी नहीं हुआ था। तो बेसिकली सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल दिया, नवंबर 2 के बाद कभी नहीं हुआ। तो नवंबर 2 को ये चीज़ हुई थी कि अगेन आपके ऑयल के प्राइसेस लगभग 1.6 रुपीज़ से बढ़े थे, जो कि अब एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। तो आई वो आपको पूरा क्लियर होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया। जो लिंक्स वगैरह थे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और बाकी दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।